चलिए अगला, लास्ट हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, हु इज डिसक्वालिफाइड पर्सन। ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अब साउंड माइंड वाली बात, अनसाउंड माइंड वाली बात पढ़ ली हमने पहले, माइनर पढ़ लिया पहले। अब जो इतने केसेस बच गए, तो बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जहाँ पे लॉ ये कहता है कि इन केसेस में ये पार्टियां, ये लोग कॉन्ट्रैक्ट को नहीं बना सकते, बना ही नहीं सकते। लॉ ने कुछ लोगों को लिखा हुआ है, जैसे कि पहला एलियन एनिमी। एलियन, यहाँ पे एलियन बना दिया। एलियन एनिमी का मतलब है दुश्मन देश का इंसान। जैसे अभी हमारे दुश्मनी किससे है? इंडिया की, पाकिस्तान। ठीक है, तो हमारे केस में क्या होगा? पाकिस्तान के जो लोग हैं उनके साथ कॉन्टैक्ट आप नहीं कर सकते, खासकर जब वो हमारे एलियन रहेंगे, हमारे एलियन एनिमी रहेंगे, जब उनके साथ वॉर चल रही है। अभी 2025 में वॉर चल रही थी ना कुछ दिनों के लिए, पहलगाम अटैक हुआ था 2025 में, तो उसके बाद वो मतलब अभी उसके बाद फिर इंडिया ने रिटेलिएट किया था। तो उस दौरान, ठीक है, जब वॉर सिचुएशन हो, जो जिनके साथ हमारे दुश्मनी मतलब दोस्ती वाले रिलेशन ना हो, दुश्मनी हो, उनको बोलेंगे हम एनिमी नेशन या फिर एनिमी एलियन। देखिए, अ पर्सन हु इज नॉट इंडियन सिटीजन इज एन एलियन। जो हमारे देश का बंदा नहीं है वो एक एलियन कहलाएगा। एलियन में इधर एलियन फ्रेंड और एलियन एनिमी। ठीक है, यहाँ पे इसने बता दिया कि एलियन होता क्या है और फ्रेंडली एनिमी और सॉरी एलियन फ्रेंडली का होता है और एनिमी का होता है। जैसे कि हमारे रिलेशन किससे अच्छे हैं, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर बताता हूँ आपको। एन एलियन फ्रेंड इज वन हुज स्टेट इज एट पीस विद इंडिया। एन एलियन whose country is at war with India is called as alien enemy। जिसके साथ हमारे दोस्ती वाले संबंध है, जैसे कि आजकल क्या चल रहे हैं, हमारे रशिया के साथ, इजराइल के साथ अच्छे ठीक ठाक संबंध है। बीच में यूएस के साथ भी ठीक थे, लेकिन अभी थोड़े से बिगड़े होते बीच में। तो जो हमारे दोस्त हैं, फ्रेंडली नेशंस हैं, उनको बोलेंगे हम एलियन फ्रेंड और दूसरों को बोलेंगे हम एलियन एनिमी। जैसे पाकिस्तान के साथ जब लड़ाई हो रही थी तब। अब यहाँ पे एक चीज देखो, पोजीशन टू ए कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग वॉर। ये चीजें भी हर बुक में ढंग से नहीं दे रखी, किसी किसी बुक में दे रखी, किसी बुक में नहीं दे रखी। ऊपर वाले टॉपिक की तरह अच्छे से मैंने पहले मार्क कर दिया। ठीक है, अब आप बताइए, अगर वॉर चल रही हो, खुद ही दिमाग लगाइए, इसमें तो ऐसा कोई है नहीं रॉकेट साइंस समझने का, कोई कंफ्यूजिंग वाला पॉइंट टॉपिक भी नहीं है। अगर वॉर चल रही हो तो उस वॉर के दौरान एन एलियन एनिमी कैन नीदर एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट नॉर कैन बी सूड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट बाय लाइसेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। देखो ये थोड़ा ज़्यादा टेक्निकल बोल दिया इसने। वॉर के दौरान, लड़ाई के दौरान अगर आप पाकिस्तान के किसी इंसान के साथ कॉन्टैक्ट कर रहे हो तो वो वैलिड ही नहीं माना जाएगा, कॉम्पिटेंट। ठीक है, वो आप कर ही नहीं सकते एज पर लॉ। जैसे कि देखो क्या हो रहा था पहले भी कई बार 2020, 22, 23 में जब भी पाकिस्तान के साथ थोड़ी सी झड़प हो ही जाती है, आपको पता है बीच बीच में, तो वहां के एक्टर्स को बैन कर दिया था। ठीक है, तो जब गवर्नमेंट ने बैन कर दिया तो यानी कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने लिख दिया, लॉ बना दिया, कुछ नोटिफिकेशन डाल दी, तो उस टाइम पे उन एक्टर्स को कोई इंडियन बंदा काम दे रहा है तो वो दे ही नहीं सकता। इसके ऊपर भी फिर चार्जेस लग जाएंगे उस लॉ को वायलेट करने के। ऐसा होता था ना, मैं वही प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं आपको। तो यानी वॉर के दौरान अगर आप उस कंट्री के बंदे के साथ या कंट्री के साथ कोई कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो नहीं कर सकते हो, लॉ में मना कर रखा है। अगला, पोजीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंटर बिफोर वॉर। वॉर होने से पहले आपने कॉन्टैक्ट कर लिया था किसी के साथ कोई काम करने का, लेकिन अब वॉर होगी तब क्या सिचुएशन होगी। देखो, अगर वो चीज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, जो भी आपने कॉन्टैक्ट करा था दोनों बंदों ने मिलकर, वो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट माना ही जाएगा, खत्म हो जाएगा। जैसे कि क्या एग्जांपल लूं यार मैं, पाकिस्तान के किसी बंदे के साथ आपने, मान लो इंडियन कंपनी ने, किसी इंडियन कंपनी ने हथियारों को बेचने खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट किया, मान लीजिए, मैं बहुत तगड़ा एग्जांपल लेने जा रहा हूं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के कहीं ना कहीं सिक्योरिटी को हानि पहुंचाएगा। ठीक है, पब्लिक को हानि पहुंचाएगा, कहीं ना कहीं पब्लिक पॉलिसी के भी खिलाफ है। ऐसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखे हैं पहले, ठीक है, कोई खरीदने बेचने का कोई भी और ऐसा काम हो जो पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ हो, या कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जिसकी वजह से कल को इंडिया के लोगों को दिक्कत हो सकती है,
वहाँ के किसी बंदे से कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कर लिया आपने, इंडिया के किसी पब्लिक पॉलिसी को, किसी लॉ को परेशानी हो सकती है, किसी लॉ को वायलेट किया जा सकता है, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट है तो उससे टाइम पे खत्म हो जाएंगे। डिसॉल्व लिखा हुआ है, डिसॉल्व, ठीक है। लेकिन इफ सच कॉन्ट्रैक्ट आर नॉट अगेंस्ट पॉलिसी, अगर मान लीजिए किसी पाकिस्तानी के साथ इंडियन कंपनी ने किसी पाकिस्तानी कंपनी के साथ नॉर्मल कोई खरीदने बेचने का, सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, ठीक है, तो ऐसा केसेस में क्या होगा, उन कॉन्ट्रैक्ट को सस्पेंड किया जाएगा जब तक वॉर चल रही है और उसके बाद वापस उसे रिवाइव कर लिया जाएगा, अनलेस दे हैव ऑलरेडी बिकम टाइम बार्ड अंडर द लॉ ऑफ लिमिटेशन एक्ट। कहने का सब पॉइंट ये है, देखो मैं बता देता हूं आपको, नहीं तो आप कंफ्यूज होते रहोगे। अगर नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट किया, खरीदने बेचने का कोई नॉर्मल सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट किया पाकिस्तानी कंपनी के साथ इंडियन कंपनी ने, ठीक है, तो वो चीजें वॉर के दौरान तक, मान लो अगर वॉर चली 1 महीने, तो 1 महीने तक वो जो भी कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ उसमें आप काम नहीं कर सकते, लेकिन 1 महीने के बाद दोबारा काम कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मान लीजिए किसी काम को करने का आपके पास किसी एक्ट में, जैसे कस्टम एक्ट में क्या है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, पूरा नहीं बताऊंगा तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। कस्टम एक्ट में क्या है और फेमा एक्ट में एक्चुअली फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें एक पॉइंट कहता है कि अगर आपने किसी दूसरी कंट्री के साथ, कंट्री में किसी कंपनी के साथ बिजनेस कर रहे हो तो वहां से पेमेंट 9 महीने में आ जानी चाहिए, एक ऐसा पॉइंट कहता है, ठीक है। अब ज्यादा डीप में मत घुसना, क्यों कहता है क्यों नहीं कहता, वो एक्ट नहीं समझा रहा, वो बहुत तगड़ा एक्ट है। अगर 9 महीने में वो आपने काम नहीं किया, उसके पैसे आपके पास नहीं आ गए, तो वो हम मानेंगे कि वो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो गया, ऐसा कुछ कहा गया है। और डीप समझाऊंगा तो ज़्यादा कन्फ्यूज होगे। तो यानी किसी लॉ में अगर लिख दिया गया है कि इतने समय के बीच में दूसरी कंट्री के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो वो खत्म हो जाना चाहिए, तो उतने समय अगर कंप्लीट हो गया हो तो उतना समय खत्म हो गया उस वॉर के दौरान पे, तो पूरा का पूरा वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी आपका डिसॉल्व माना जाएगा, ठीक है, समझ गए। यानी वॉर के दौरान तो सस्पेंड हो जाएगा, सस्पेंड का मतलब बाद में वापस वो कॉन्ट्रैक्ट आप कर सकते हो, वॉर के दौरान सिर्फ बंद हुआ है। लेकिन अगर उसका टाइम ही खत्म हो गया, किसी लॉ में लिख दिया गया हो कि आपको ये वाला काम इतने दिन में पूरा करना है, किसी दूसरी कंट्री के साथ अगर आप कर रहे हो तो वो टाइम खत्म हो गया तो वो वैसे डिसॉल्व हो जाएगा। अब इसी पॉइंट का ना, इसी पॉइंट के ऊपर एक एग्जांपल है, सेकंड पॉइंट के ऊपर, वो देखते हैं। बुक का एग्जांपल आपकी, एक्स एन इंडियन, एक एक्स है इंडियन बंदा है, एक बिजनेस करता है पाकिस्तानी बंदे के साथ। ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वाई, वाई के साथ एंटर करता है, हु कैरीज ऑन बिजनेस इन इंडिया, ठीक है, वाई के साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट करा है जिसका बिजनेस वो इंडिया में करवा रहा है। इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट अ वॉर ब्रोक आउट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है जी, उन दोनों कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद सीधा इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई होगी। इन दिस केस एक्स बिकम एन एलियन एनिमी, एक्स एन इंडियन कैरीज ऑन अ बिजनेस इन पाकिस्तान, ठीक है। एक्स इसमें ना थोड़ा सा सही से नहीं बना रखा, थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज है। एक्स इंडिया का नहीं, एक्स बाहर का बंदा है, वो इंडिया के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है एक तरह से, इंडिया के किसी एक्स वाई के साथ, ठीक है, लैंग्वेज का फर्क है। एक्स कोमा आया बीच में, एन इंडियन कैरीज ऑन बिजनेस, इसको लिखना चाहिए था एक्स कैरीज बिजनेस इन पाकिस्तान। चलो ऐसे लिख लो, आपकी कंफ्यूजन ही दूर कर देता हूं मैं, टेंशन खत्म। ये एक्चुअली ये भी एक केस है शायद बहुत पुराना, उसके बेस से बनाया गया एग्जाम्पल। हमें तो वैसे टॉपिक बहुत सिंपल है। इन दिस केस एक्स बिकम एन एलियन एनिमी, ही इज इंडियन एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन, he is Indian and the contract between X and Y if not against the public policy will be suspended during the war। नहीं 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 नहीं, इन्होंने ना गलत लिख दिया है, ये ठीक है, आई एम सॉरी, ये ठीक है, ये है पाकिस्तान का Y। इसने लैंग्वेज क्या लिखी है बताता हूँ मैं आपको। हु कैरीज, पाकिस्तान का बंदा है लेकिन कुछ बिजनेस उसका इंडिया में है, मतलब वो अपना बिजनेस इंडिया में करना चाहता है, कुछ वहां से कोई सामान इंडिया में बेच रहा है वो, कहने का मतलब ये है सेंटेंस का, ठीक है, एग्जांपल का। तो ऐसे केस में क्या होगा, जो इंडियन, ही इज एन इंडियन, एक्स की बात कर रहा है, एंड कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन एक्स एंड वाई होगा, जो होगा, सॉरी, एक्स बिकम एन एलियन एनिमी, जो इंडिया का एक्स है ना बंदा, ये जो इंडिया का बंदा है, इसको भी उस दौरान पे एक एलियन एनिमी माना जाएगा अगर जब तक उसने कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, और उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या माना जाएगा आपका सस्पेंड, यानी वॉर के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट आपका लेजिबल नहीं होगा, वॉर के दौरान वो कॉन्ट्रैक्ट को आप कंप्लीट नहीं कर सकते, जितना आपने कर रखा है उतना कर रखा है, बात खत्म। अब जब वॉर खत्म होगी तब वापस उसको कंटिन्यू करना, लेकिन अगर उसको भी टाइम खत्म हो गया हो तो तब वो पूरा का पूरा खत्म माना जाएगा, ठीक है। थोड़ी बीच में कंफ्यूजन होती है, दोबारा समझते हैं। सर दोबारा को समझा रहे हो क्योंकि बीच में हम थोड़ा सा घूम गए थे।
एक्स एन इंडियन कैरीज ऑन द बिजनेस इन पाकिस्तान। एक्स है जो बिजनेस पाकिस्तान के साथ करता है, ठीक है। ही एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट विद वाई हु कैरीज बिजनेस इन इंडिया। वाई है बाहर का बंदा जो बिजनेस करता है इंडिया के साथ। यानी मान लीजिए एक्स खरीदता है, वाई बेचता है। एक्स खरीदता है पाकिस्तान से, या फिर कह लो एक्स बेचता है पाकिस्तान में, वाई खरीदता है इंडिया से, ऐसा कहने का सेंस है। इमीडिएटली आफ्टर द फॉर्मेशन, जब भी इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक वॉर हो गई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। अब क्या हुआ, एक्स बिकम एलियन एनिमी दो ही इज इन इंडियन। इस समय में एक्स भी एलियन एनिमी माना जाएगा। देखो होता क्या ना, जो हमारे डिफेंस है ना, ऐसा केस में जब वॉर वगैरह होती है तो डिफेंस में बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है कि जिन लोगों के, इंडियन लोगों के दुश्मन देशों के साथ कॉन्टैक्ट है, चाहे वो बिजनेस रिलेशन ही हो, कोई पर्सनल लेना देना ना हो, बिजनेस रिलेशन भी हो, उनको ना देख रेख करके रखते हो, उनके ऊपर सर्विलियंस भी चल जाते हैं। ये ऐसा बातें बोलनी नहीं चाहिए यहाँ पे क्लास में, लेकिन मैं आपको वैसे बता रहा हूँ समझाने के लिए। तो उस दौरान, वॉर के दौरान ये भी हो सकता है कि क्या पता इस बंदे की भी कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट हो जो इंडिया में रह रहा है उस बंदे के साथ, जो दुश्मन देश का बंदा है, ठीक है। तो उस समय के लिए माना जाएगा कि ये भी एक तरह से एनिमी बंदा ही, ये भी दुश्मन ही है हमारा, एक तरह से बस माना जाता है। क्यों? जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट उसका वाई के साथ चल रहा है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पब्लिक पॉलिसी में था तो उसी टाइम रद्द हो गया, उसी टाइम सस्पेंड माना जाएगा, सस्पेंड कर रहा हूं, उसी टाइम डिसॉल्व माना जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक पॉलिसी में नहीं है तो सस्पेंड रहेगा वॉर के दौरान। अगला, फॉरेन सॉवरेन्स एंड एम्बेसडर्स। जो फॉरेन डेलीगेट्स होते हैं, फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं, जो एम्बेसडर्स होते हैं ना, जैसे कि एजेंसी एम्बेसीज होती हैं, एम्बेसी के बंदे होते हैं, जैसे कि यूएस की एम्बेसी इंडिया में, सारी कंट्रीज की एम्बेसी इंडिया में, हमारी इंडिया की एम्बेसी अलग अलग कंट्रीज में। एम्बेसी का मतलब जो यहाँ से लोग वहाँ जा रहे हैं उनके लिए, उनकी देखरेख करने के लिए, उनकी डॉक्यूमेंटेशन के लिए और बहुत सारे एम्बेसी के काम होते हैं, वो करने के लिए हर कंट्री के रिप्रेजेंटेटिव एम्बेसडर्स दूसरी कंट्री में जाते हैं, ठीक है। जैसे इंडिया, दिल्ली में एम्बेसीज बनी हुई हैं अलग अलग कंट्रीज की, वहां पे उन कंट्रीज के लोग बैठते हैं। अच्छा सर, तो उनको क्या होता है दोस्तों, उनको ना कुछ स्पेशल पावर होती है, लेकिन उसके साथ साथ रेस्ट्रिक्शंस भी होती हैं। जैसे मान लीजिए यूएस का कोई एम्बेसडर है, एम्बेसी में बंदा बैठा है इंडिया में, दिल्ली में बैठा है, यहाँ पे यूएस से 2-4 बंदे इंडिया में बैठे हैं, और तो उनके पास ये राइट है कि, मतलब उनके पास ये रेस्ट्रिक्शंस है कि वो यहाँ पे काम नहीं कर सकते, कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते, यहाँ पे कोई काम धंधा नहीं कर सकते, उनके पास लिमिटेशंस है। और उनको कुछ बेनिफिट्स भी हैं कि वो यहाँ पे रह के अपनी कंट्री में कुछ काम कर सकते हैं एंड ऑल दैट, अलग अलग बेनिफिट मिलते हैं उनको अपनी कंट्री में, जिस कंट्री के वो होते हैं। जैसे इंडियन बंदा दूसरी कंट्री में जाएगा, मान लो दुबई जा रहा है, दुबई में इंडियन एम्बेसी है, तो यहाँ का बंदा, इंडियन बंदा जो वहाँ काम कर रहा है दुबई में इंडियन एम्बेसी में, तो उसको इंडिया की तरफ से, इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे परक्विजिट बेनिफिट्स ऑलरेडी मिलते हैं, लेकिन वो वहां जाके काम नहीं कर सकता, वहां जाके कोई बिजनेस नहीं कर सकता, कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। तो यहाँ पे उसको बहुत सारे बेनिफिट ऑलरेडी मिलते हैं, इसलिए वो वहां जाके कोई कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। और वहां जाके उस पर कोई दुबई का बंदा भी केस नहीं कर सकता फालतू में। आपको केस करना है तो वो अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करने के बाद वो उनकी सेंट्रल गवर्नमेंट फिर हमारी गवर्नमेंट से बात करेगी, फिर हमारी गवर्नमेंट उस पर केस चलाएगी। इतना लंबा प्रोसेस होता है। एम्बेसी के बंदे को आप कुछ नहीं बोल सकते जनरली। जैसे आपने सुना होगा कि अभी वॉर के टाइम पे ही कि उस एम्बेसी के बाहर जिस भी, अब जैसे इंडिया की और पाकिस्तान की वॉर हुई थी थोड़े दिनों के लिए, तो जो पाकिस्तानी एम्बेसी इंडिया में थी वहाँ पे लोगों ने प्रोटेस्ट स्टार्ट कर दिए कि इन्होंने हमारे लोगों को मार दिया था पहलगाम अटैक में, ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हुई थी ना। तो वो जो पाकिस्तान की एम्बेसी इंडिया बैठी है, वहाँ के लोग जो इंडिया बैठे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उनके खिलाफ नॉर्मल इंसान केस, मतलब नॉर्मल पब्लिक आप और हम में से कोई केस नहीं कर सकता, कोई एक्शन नहीं ले सकता। उसके ऊपर अगर कोई एक्शन लेना है, मान लो अगर पता चल जाए कि इंडिया में बैठा एम्बेसी का बंदा, पाकिस्तानी एम्बेसी का बंदा इंडिया में जो है उसकी कोई इन्वॉल्वमेंट थी किसी टेररिस्ट अटैक में, मान लीजिए ये मैं क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मुझे समझाना है, ये वाला पॉइंट समझाना है। अगर पता चलता है तो उस पर एक्शन लेगी इंडियन गवर्नमेंट, ठीक है। कोई नॉर्मल पर्सन उस पर केस नहीं कर सकता, इंडियन गवर्नमेंट एक्शन लेगी उस पर, सेंट्रल गवर्नमेंट। और वो भी कैसा, वो अलग तरीके के, फिर वो लॉ में पढ़ना पड़ेगा, LLB वाला हिसाब किताब हो गया। फिर वो उस पर कैसे केस चलेगी, वहाँ की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, यहाँ की गवर्नमेंट भी इन्वॉल्व होगी, फिर प्रूफ्स होंगे,
फिर इंटरनेशनल कोर्ट में भी जा सकते हैं, वो सब अलग बात है। समझ गए? चलिए देखते हैं। दे हैव सम स्पेशल प्रिविलेज जनरली कैन नॉट बी सूड। उनके पास कुछ ऐसे राइट्स है, उनके ऊपर नॉर्मली आप केस नहीं कर सकते। जैसा कि पाकिस्तान का बंदा इंडियन में आके पाकिस्तानी एम्बेसी के अंदर बैठा हुआ है, उसके ऊपर इंडियन के लोग जनरली केस नहीं कर सकते। दे कैन बी सुड आफ्टर ऑब्टेनिंग द अप्रूवल फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। अगर कोई बहुत बड़ी बात हो जाती है तब केस करना है किसी को, तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल लेनी पड़ेगी, फिर गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट बात करेगी, फिर वो बहुत सारी चीजें होंगी। अब इसमें 2-3 चीजें समझिए। नोट, एन एक्स किंग कैन बी सूड इन आवर कोर्ट। ये कहावत है। पहले इंडिया में रजवाड़ा होता था ना, अलग अलग राजा महाराजा होते थे। तो ये बोला गया कि देखो अपना देश है, अपने देश में चाहे कोई रजवाड़े खानदान का भी बंदा हो, ठीक है, अब तो रजवाड़े चीजें खत्म हो गई हैं, तो इसलिए इसने एक्स बोला, एक्स किंग, एक्स राजा, उस पे तो आप केस चला सकते हो, लेकिन बाहर के एम्बेसडर पे जो इंडिया में है उस पे आप केस नहीं कर सकते। एक कहावत बता दी इसने। अगला, वेयर अ फॉरेन सोवेरेन एटसेट्रा एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, थ्रू एन एजेंट। अब भाई हो सकता है वैसे का बंदा किसी बंदे के थ्रू, इंडिया में कोई एजेंट के थ्रू बिजनेस कर रहा हो, ऐसा तो कर सकता है, लेकिन अगर ऐसा वो कर रहा है तो वो जो एजेंट होंगे ना, वो एजेंट साहब हर चीज के लिए वो लायबल होंगे। यानी किसी को अगर फॉर एग्जांपल पाकिस्तानी एम्बेसी के बंदे ने, एम्बेसडर ने इंडिया में अपना एक एजेंट पकड़ा, उस एजेंट के थ्रू यहाँ पे कुछ छोटा मोटा धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, अब उसमें कहीं कहीं दिक्कत आने लग गई, तो जो दूसरी पार्टी है वो केस पता किस पे करेगी? उस एजेंट पे करेगी। तू बता, यानी हमारी जो कोर्ट है ना उस एजेंट को पकड़ेगी, उस एम्बेसडर को कुछ नहीं कहेगी। ये पॉइंट है कहने का। सर कुछ ज़्यादा एक्सप्लेन कर दिया इसमें, तो नो प्रॉब्लम, आपको याद तो रहेगा। अगला, कन्विक्ट्स। कन्विक्ट्स मतलब जिनके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिसको कोर्ट ने बोल दिया कि हाँ इसकी गलती है। वैन अंडरगोइंग सेंटेंस a convict is incapable of enter any contract, this inability comes to an end on expiration of the sentence or if he has been pardoned। क्या बोल रहा है? किसी को सजा सुना दी कोर्ट ने, सजा सुनाने के बाद वो जेल चला गया, सजा सुना दी तो जेल ही जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। अब वो किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट वगैरह नहीं कर सकता, बिजनेस वगैरह नहीं कर सकता, सिंपल सी बात ये बोली है, ठीक है। जब तक वो जेल में रहेगा, जब तक वो जेल काट रहा है, उस समय तक उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट में वो नहीं आ सकता, वो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के। बात खत्म। सर हमारे नेता लोग जेल से बैठे कैसे कर लेते हैं? वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते, वो इलेक्शन लड़ते हैं, वो हमारे अलग कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल में दे रखा है, उनको कुछ राइट्स दे रखे हैं एक नॉर्मल पब्लिक के। उसमें भी कुछ चीज़ें सही हैं, ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही गलत है। अब किसी सही बंदे को गवर्नमेंट ने धोखे से या फिर गलत इल्जाम लगा के जेल में डाल दिया, तो क्या वो केस नहीं लड़ सकता? वो अब हमारा पार्ट नहीं है, हम कॉन्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हैं। आप पॉइंट समझ गए कि अगर किसी को सजा मिल चुकी है कोर्ट के द्वारा, तो वो अब जब तक वो सजा के दौरान, यानी जब तक वो जेल में है, सजा उसको चल रही है, तब तक वो कंपिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, ठीक है। या फिर उसको माफी ना मिल गई हो। माफी मिलना किसे कहते हैं? सर माफी मिलना होता है दोस्तों, जैसे अगर किसी को सजा हुई है 20 साल की, ठीक है, उसने कोई बड़ा क्राइम करा है, 20 साल की सजा हुई है, लेकिन वो 10 साल 12 साल 15 साल के बाद या फिर पहले भी अगर वो प्रेसिडेंट के सामने माफ़ीनामा डालता है और प्रेसिडेंट उसे अप्रूव कर देता है, पार्डन कर देता है कि हाँ चलो ठीक है यार तेरी सज़ा माफ़ कर देता हूँ मैं, कर देता है प्रेसिडेंट साहब, साइन कर देते हैं, तब उस छूट जाएगा। अगर वो छूट गया जेल से, प्रेसिडेंट ने माफ़ी दे दी है, तो वापस वो कॉन्ट्रैक्ट कर ही सकता है ना। अगला, कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट और स्टैच्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर स्पेशल एक्ट। अगर किसी एक्ट में उन लोगों के लिए जो उस एक्ट में आते हैं उनको मना कर दिया गया कि आप ये काम नहीं करोगे, आप ये काम नहीं करोगे, ठीक है, तो भी, क्योंकि देखो हमारा पॉइंट क्या चल रहा है, हेडिंग हमारी क्या चल रही है, डिसक्वालीफाइड पर्सन। डिसक्वालीफाई बाय लॉ भी तो हो सकता है, किसी लॉ में ही मना कर दिया कि वो काम नहीं कर सकते आप, तो सही बात है, फिर वो आप कॉम्पिटेंट नहीं उस काम करने के। कैसे? इट कैन नॉट एंटर एनी कॉन्ट्रैक्ट आउटसाइड द पावर conferred upon the memorandum of association or provision of the special act. Being an artificial person is cannot enter to the contract of statutory person। चलो ये बाद में बताता हूँ, ये बताता हूँ पहले आपको। सर समझ में नहीं आया। कंपनी एक्ट अभी आप पढ़ोगे, ठीक है, तो कंपनी एक्ट में क्या होता है, जब कंपनी बनती है ना, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर लिमिटेड कंपनी, तो कंपनीज एक्ट के बहुत सारे
सारे प्रोविजन कंपनीज के ऊपर अप्लाई होंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है, इसलिए इसने कंपनीज एक्ट का अलग से बोल दिया। अब मान लीजिए कंपनीज एक्ट में ये लिखा हुआ है कि मेमोरेंडम एसोसिएशन में जो जो चीजें आप काम करने के लिए लिखोगे वही काम आप कर पाओगे। मान लो पूरा एग्जांपल समझाना पड़ेगा, नहीं तो समझोगे नहीं आप। सॉरी थोड़ा टाइम जा रहा है बट बहुत जरूरी है। देखो मान लो मैंने कंपनी बनाई, ठीक है, अपने दो दोस्तों के साथ मिलकर मान लो कंपनी बनाई कि अजय एंड एसोसिएट प्राइवेट लिमिटेड, मान लीजिए ऐसे ही कंपनी बना दी मैंने। अब मैंने उसके जो मेमोरेंडम होता है, देखो एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एक होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है, जिसमें आप ये लिखते हो कि आप क्या क्या काम अपनी कंपनी में करोगे। मैंने लिख दिया कि वहां पे मैं सीए की सर्विसेज दूंगा, वहां पे मैं फाइनेंस की सर्विस दूंगा, वहां पे मैं टैक्स की सर्विसेज दूंगा, वहां पे मैं ये सर्विस दूंगा, वो सर्विस दूंगा। मैंने 5-10 पॉइंट लिख दिए मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में। लेकिन मैंने क्या करा, मैंने एक साल तो अपना काम, अपना सीए वाला काम किया, ठीक है भाई, टैक्स का काम किया, फाइनेंस का काम किया, सब कुछ ये सारे काम किए। एक साल बाद क्या क्या मैंने उसी कंपनी में मैंने मोबाइल बेचना स्टार्ट कर दिया। तो मेरे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में वो लिखा ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं। और कंपनीज एक्ट के अंदर ये लिखा है कि जो वही काम आप कर सकते हो जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हो। ठीक है, तो वो काम मैं नहीं कर सकता जो चीज में नहीं लिखी। यानी एक साल बाद मुझे अगर फोन बेचना है, फोन बेचने वाला धंधा स्टार्ट करना है उसी कंपनी के नाम पे, तो मुझे पहले कंपनीज एक्ट के अंदर अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में अपडेट डालनी पड़ेगी, चेंज डालना पड़ेगा, चेंज करवाना पड़ेगा उसे चेंज मैं करवा लूंगा, उसके बाद में दूसरा काम कर पाऊंगा। समझ गए कितना टेक्निकल पॉइंट था ये। इसमें एक चीज और ध्यान रखना, कंपनीज की भी बात कर रहा है ये, और स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन क्या होते हैं पहले समझो। कंपनीज का तो आपको पता है, कंपनीज एक्ट 2013 चल रहा है अभी, और जब आप आगे आओगे अगले कुछ टाइम में, ठीक है, अगले सालों में, तो आपको कंपनीज एक्ट भी पढ़ने को मिलेगा। इसका थोड़ा बहुत रेफरेंस मैं ऑडिट वाली क्लास में भी देता हूँ, सेमेस्टर 5 में जो, और पहली क्लास में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का भी पूरा का पूरा ब्रीफ देता हूँ आपको, जो कि सेमेस्टर 6 में। यहाँ पे आप वैसे बेसिक समझ के चलो। एक तो कंपनीज एक्ट हो गया, एक होता है स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन वो कॉर्पोरेट किसको बोलते हैं, जिनका खुद का एक एक्ट हो, वो वाले एंटिटीज। देखो मैंने कंपनी बनाई अजय एंड एसोसिएट, किसी ने बनाई बी एन कंपनी। हम अलग अलग कंपनियां किसके अंडर में आती हैं, कंपनीज एक्ट के अंदर आएंगी। ठीक है, कंपनी बहुत सारी एक एक्ट को फॉलो कर रही है। लेकिन कोई कंपनी, कोई ऐसी बॉडी बन जाए, कोई ऐसी कंपनी बन जाए जिसके ऊपर, उस खुद के ऊपर ही एक एक्ट बनाओ, उसी लिए एक्ट बनाओ। जैसा कि हमारा एक है ICAI इंस्टीट्यूट है, CA इंस्टीट्यूट बोलते हैं उसको, जो उसकी फुल फॉर्म क्या है, ICAI इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। ये क्या है, ये कॉर्पोरेशन है, इसका खुद का एक एक्ट है, ICAI एक्ट 1949। तो ये क्या हुआ, कॉर्पोरेशन, इसके खुद के लिए एक पूरा का पूरा एक्ट बना दिया गया है, पूरा पूरा लॉ बना दिया गया, उसको बोलते हैं कॉर्पोरेशन। ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए था। ठीक है, वापस आते हैं। हमने क्या बात करी कि अगर किसी लॉ में लिख गया हो कि वो चीज नहीं करनी और आप वो चीज कर रहे हो, तो ऐसा नहीं कर सकते। मतलब किसी लॉ में मना कर दिया होगा कि आप कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, तो अगर आप कॉन्टैक्ट में आ रहे हो तो वो चीज नहीं कर सकते, आप गलत हो जाएगा वो। ठीक है, बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन। अब कंपनी तो एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी का तो एक कागज पे एक नाम ही तो होता है कि हाँ ये कंपनी इस नाम की, वो इंसान थोड़ी है। जहां जहां पे इंसान वाले काम करने वाले कॉन्टैक्ट करने हैं, वहां पे वो कंपनी कॉन्टैक्ट पे नहीं घुस सकती। अब कंपनी क्या शादी कर सकती है, नहीं कर सकती ना कंपनी शादी किसी से। तो इसने लाइन में, लास्ट वाली लाइन में ये बोला है इसके, बीइंग आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ स्ट्रिक्टली पर्सनल नेचर लाइक मैरिज। ऑब्वियस सी बात है, कोई कंपनी है वो शादी तो नहीं कर सकती ना दोस्तों। लास्ट, इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट हमने पढ़ा था, दिवालिया हो जाना। अब मान लो कोई बंदा बिजनेस में है, वो दिवालिया घोषित हो गया, उसके पास कुछ नहीं बचा, आप तो अब वो कोई नया कॉन्ट्रैक्ट कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, वो सामने वाले को पेमेंट कर ही नहीं पाएगा। बताओ, जब कोर्ट ने उसे घोषित कर दिया कि अब ये दिवालिया घोषित हो गया, इसके साथ अब बिजनेस आप नहीं कर सकते, कोई इसके साथ अब आप कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आ सकते, तो वो कॉन्ट्रैक्ट में आ ही नहीं पाएगा, कोई नया बिजनेस कर ही नहीं पाएगा जब तक वो दिवालिया है, जब तक वो इंसॉल्वेंट है। ठीक है, व्हेन ए पर्सन इन डेट एक्सीड्स इट्स एसेट्स ही इज एडजस्ट इंसॉल्वेंट। देखो डेफिनेशन दी थी इंसॉल्वेंट की, जब किसी इंसान के कर्जे उसके एसेट से ज्यादा हो जाएं, तब माना जाएगा कि वो इंसॉल्वेंट है। एंड हिज प्रॉपर्टी स्टैंड वेस्टेड इन द कोर्ट, और उसकी प्रॉपर्टी को कोर्ट ने जब्त कर लिया हो। टिल द पीरियड ऑफ इंसॉल्वेंसी ही कैन नॉट एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट।
व्हेन द इंसॉल्वेंट इज डिस्चार्ज द अफोर्स डिस्क्वालिफिकेशन इज रिमूव्ड। पॉइंट क्या कह रहा है, देखो जब किसी का बिजनेस बंद होता है, खत्म हो जाता है, बेचारा बर्बाद हो जाता है कोई, तो क्या होता है फिर लोग जिनको उनसे पैसे लेना होता है उस कंपनी से या उस बंदे से, वो कोर्ट के पास जाते हैं। फिर कोर्ट उसकी सुनवाई करता है। फिर कोर्ट ये बोलता है कि अच्छा इस बंदे का बिजनेस बेचो, जितना पैसा आता है वो सब लोगों को में बांटो। फिर भी उसका बिजनेस बेचने से भी उतना पैसा नहीं आ पाता जितना उसका लॉस हो चुका है, या जितना लोगों से उसने पैसा ले रखा है, खा रखा है, या फिर कर्जा ले रखा है। तो कोर्ट क्या कहती है कि ऐसा है, इतने समय के लिए तू इंसॉल्वेंट रहेगा, तेरी प्रॉपर्टी को हम बेच रहे हैं, बेच के जितना बनता है उतना लोगों को दे देंगे, ठीक है। तो जब तक इंसॉल्वेंट रहेगा तब तक किसी के साथ तो नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। जब वो प्रॉपर्टी बेच के सबको जितना बनता है उनका दे दिया जाएगा, तब उसके ऊपर से वो इंसॉल्वेंसी के चार्जेस हटा लेती है कोर्ट। ऐसा होता है प्रैक्टिकली। तो जिस पीरियड में वो इंसॉल्वेंट रहेगा उस पीरियड में वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। एज सिंपल एज दैट। ठीक है दोस्तों, चलिए ये वाला भी हमने कुछ ज्यादा डिटेल में कर लिया, बट नो वरीज, इजी था बट इंपॉर्टेंट था। चलिए रिवाइज कर लें इसको आप क्विकली। चलिए, हु इज अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड वो होता है, पहली बात तो साउंड माइंड कौन सा होता है वो पढ़ते हैं हम, वो देखने आते हैं हम। साउंड माइंड होता है कि जो कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन को समझ पा रहा है, या फिर जो राशनल जजमेंट ले पा रहा हो अपने सही गलत के लिए। राशनल यानी लॉजिकल जजमेंट ले पा रहा हो कि मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। और जो जिसमें ये दोनों चीजें क्वालिटीज नहीं होंगी उसको क्या बोलेंगे, अनसाउंड माइंड या फिर अनसाउंड पर्सन। यहाँ पे दो चीजों की बात की है कि कोई बंदा अगर नॉर्मली साउंड माइंड है, सॉरी अनसाउंड माइंड है, कोई बंदा अगर नॉर्मली पागल है, ठीक है, और कभी कभी साउंड माइंड होता है, तो जब वो बंदा जब सही रहता है उस समय पर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाकी समय पर कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सी बात है। और दूसरी पॉइंट क्या बोला है, जब बंदा नॉर्मली तो ठीक है, नॉर्मल है, साउंड माइंड है, लेकिन कभी कभी वो पागल हो जाता है, तो जब वो पागल हो जाता है तब वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता। सिंपल सा पॉइंट है। कितने तरीके का साउंड माइंड होता है, 3 तरीके का साउंड माइंड होते हैं। पहला इडियट, जो कि परमानेंटली बेचारा डिसेबल होता है, दिमाग से सही नहीं होता। दूसरा लुनेटिक, जो कि नॉर्मली ठीक रहता है, कभी कभी वो दिमाग से सही नहीं रहता, जैसे कि डिप्रेशन में चला गया। लास्ट ट्रंकन, किसी ने कोई अगर नशे में है या फिर बहुत ज्यादा बीमार है, तबीयत से सही नहीं है, जिस दौरान वो सही गलत का फैसला नहीं ले पा रहा हो। ये 3 सिचुएशन होती हैं आपकी अनसाउंड माइंड की। ठीक है, अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, 3 केसेस हैं। अगर कोई बंदा नॉर्मली ठीक है, नॉर्मली साउंड माइंड है, नॉर्मली यूजुअली, देखो यूजुअली साउंड माइंड है, तो कौन प्रूव करेगा कि ये अनसाउंड माइंड था जब कॉन्टैक्ट किया गया, वो ये खुद प्रूव करेगा, इसकी खुद प्रूव करेगा। वैसे तो एक्ट में क्या लिखा हुआ है, जो उस चीज को चैलेंज कर रहा है, जो उस चीज को चैलेंज कर रहा है वो प्रूव करेगा। बट नॉर्मली कौन करेगा, वो खुद ही प्रूव करेगा, क्योंकि जनरली खुद ही बोलेगा ना कि भाई तूने मेरे से गलत जानबूझ के ना, जब मैंने नशे में था तब तूने मेरे साथ कॉन्टैक्ट किया था। जनरली तो खुद ही बोलेगा ये। दूसरा, अगर नॉर्मली कोई बंदा अनसाउंड माइंड है, नॉर्मली कोई पागल है, तो उसके साथ कॉन्टैक्ट में जब आए आप, तो आप आए ना उसके साथ कॉन्टैक्ट में, यानी नॉर्मली तो बंदा पागल है, सबको पता कि ये पागल है, लेकिन वो 2 घंटे पागल नहीं रहता। ये प्रूफ कौन करेगा, आप करोगे, जो कॉन्टैक्ट में उसके साथ आया है। इन जनरल लॉ में क्या लिखा हुआ है, हु अफर्म्स, जो इस चीज को हाँ करता है कि हाँ ये ठीक था उस समय, तो ये तो बोलेगा ठीक था कि हाँ भाई उस समय तो ये ठीक था जब मैंने साथ कॉन्टैक्ट किया था, इसने दवाई खा रखी थी, दवाई खाने के 2 घंटे बीच इसका पागलपन नहीं रहता, उन 2 घंटे में सही रहता, उसी टाइम मैंने उसके साथ कॉन्टैक्ट किया था। अब पीने वाली बात, जो बंदा नशे में है, तो जो पॉइंट हमने यहाँ पढ़ा था वैसे ही पॉइंट यहाँ आ जाएगा। हु इज डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब हमारे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में बहुत सारे लोगों को बोल दिया कि ये लोग कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते। पहला, एलियन एनिमी। एलियन एनिमी का मतलब है दुश्मन देश के इंसान के साथ आप कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते। लेकिन अगर आप उसके साथ कॉन्टैक्ट में आते हो जब वॉर चल रही हो, अगर ऐसा है कि वॉर के टाइम पे उसके साथ कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते, वो बिल्कुल रॉन्ग माना जाएगा, नीदर एंटर्ड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन दूसरी सिचुएशन, अगर वॉर होने से पहले आप किसी दुश्मन देश के बंदे के साथ या कंपनी के साथ या लोग के साथ, पर्सन के साथ कॉन्टैक्ट में आए हो, तो उसका क्या होगा। अगर वो पब्लिक पॉलिसी में है, अगर उसकी वजह से इंडियन की कोई पब्लिक पॉलिसी में दिक्कत आ रही है, इंडियन के लोगों को दिक्कत होने वाली है, ऐसी कोई चीज के लिए कॉन्टैक्ट किया गया, तो उसी टाइम पे वो खत्म हो जाएगा, वॉर स्टार्ट होते ही खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर वो पब्लिक पॉलिसी में नहीं है, कोई नॉर्मल काम धंधा कर रहे हो आप दुश्मन देश के किसी कंपनी के साथ, उस टाइम पे जिस दौरान में लड़ाई चल रही है, उस दौरान में आपका वो जो कॉन्टैक्ट है वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाएगा।
रोक दिया जाएगा, उसके बाद आप वो स्टार्ट वापस से कर सकते हो। अगला, फॉरेन सोवेरेन्स एंड एम्बेसडर, जो फॉरेन एम्बेसीज वाले बंदे होते हैं उनके ऊपर इंडिया में आप केस वगैरह नहीं कर सकते, वो इंडिया में कॉन्टैक्ट भी नहीं कर सकते, वो इंडिया में काम नहीं कर सकते, बिजनेस नहीं कर सकते इन जनरल। वो इंडिया बिजनेस कर सकते थ्रू एजेंट, लेकिन अगर वो एजेंट के थ्रू बिजनेस करेंगे तो उस एजेंट की लाइबिलिटी होगी, कुछ भी केस वगैरह होगा, कुछ भी दिक्कत होगी तो इंडियन गवर्नमेंट या फिर इंडियन लॉ उस एजेंट को पकड़ेगा, ठीक है। और जो फॉरेन एम्बेसडर है जो इंडिया में है, उसके ऊपर इंडिया के लोग केस नहीं कर सकते, ठीक है, कोर्ट में नहीं घसीट सकते। अगर उनको कोर्ट में ले जाना कोई बहुत बड़ी बात हुई है कि कोर्ट में ले जाना पड़ रहा है, तो वैसे तो केस नहीं कर सकते, पहले उनको सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट परमिशन लेगी, बात करेगी उस वाली उसकी कंट्री, उसकी जो ओरिजिनल कंट्री है वहाँ की गवर्नमेंट से, फिर अप्रूवल आएगा, फिर यहाँ के कोर्ट में केस चलेगा, मतलब वो फिर अलग सिनारियो चला जाएगा आपका। अगला, कन्विक्ट्स, अगर कोई बंदा कन्विक्ट है, किसी को सजा सुना दी गई है कोर्ट के द्वारा, तो जब तक उसकी सजा चल रही है तब तक वो कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता, ठीक है, अग्रीमेंट में नहीं आ सकता जब तक सजा चल रही है, या फिर उसको माफी दे दी गई है प्रेसिडेंट द्वारा, ठीक है, यानी उसको सजा खत्म कर दी गई। जब सजा खत्म होगी तो अब तो कॉन्टैक्ट में आ ही सकता है ना। अगला, कंपनीज अंडर कंपनीज एक्ट या फिर स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन अंडर एनी स्पेशल एक्ट, कंपनीज को कंपनीज एक्ट में अगर किसी चीज के लिए मना किया गया या फिर कभी कभी बोल दिया गया कि ये काम नहीं कर सकते या इस समय पे ये काम नहीं कर सकते, यानी कंपनीज एक्ट में मना कर दिया गया हो कंपनीज के लिए, या फिर कॉर्पोरेशन, जो अलग अलग कॉर्पोरेशन होते हैं जो हमने डिस्कस किया था, जैसे कि हमारा ICAI CA इंस्टीट्यूट जो है उसका खुद का एक एक्ट है, ICAI एक्ट है 1949, ऐसा को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेशन बोलते हैं। यानी कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट में और कॉर्पोरेशन के लिए उनके खुद के एक्ट में अगर कुछ भी चीज करने के लिए मना किया गया है तो वो चीज वो नहीं कर सकते, जैसे पर्टिकुलर काम के लिए मना किया गया नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। इंसॉल्वेंट, अगर कोई बंदा इंसॉल्वेंट है, दिवालिया घोषित कर दिया गया है कोर्ट के द्वारा, तो वो बंदा भी कॉन्टैक्ट नहीं कर सकता जब तक वो दिवालिया घोषित किया गया है बाय द कोर्ट, सिंपल सी बात है, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारा खत्म होता है यहाँ पे, ये वाला चैप्टर भी यानी चैप्टर नंबर 3 भी हमारा यहाँ पे क्लोज होता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ भी क्वेरी हो तो आप क्वेरी पूछ सकते हो, और मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय। और हाँ, जरूर इसको रीड जरूर कर लेना, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, बीच बीच में बोलता रहूँगा क्योंकि बच्चे भूल जाते हैं। इन दोनों क्लासेस में, दोनों वीडियो में हमने थोड़ा टाइम दिया है, जबकि इनकी क्लासेस ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटे पौने घंटे में हो जानी चाहिए, लेकिन हमने टाइम इसलिए दिया क्योंकि इनके पॉइंट्स की क्लैरिटी कई बार बच्चे नहीं, छोटे छोटे पॉइंट्स बच्चों को ध्यान नहीं रहते, ठीक है। बट नो वरीज, टाइम गया तो गया, बट आपका पॉइंट, आपका पूरा का पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर कर दिया हमने, ठीक है। तो इसको जरूर रीड कर लेना, क्लास देखते ही, वीडियो देखते ही रीड जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों। चलिए, थैंक यू, बाय बाय।